चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और कांग्रेस ने चेतन यादव को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि कुश्ती, जिम्नास्टिक और कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। अच्छी खासी पहचान है इनकी, इसलिए इन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव भाजपा से थे, 18,960 वोटों से जीते थे और यहाँ पर उज्जैन दक्षिण पर बसपा ने मुकेश परमार को मैदान में उतारा है। तो क्या कहता है उज्जैन दक्षिण सीट का सियासी समीकरण? देखिए, उज्जैन तो खैर महाकाल की नगरी है। उज्जैन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक जातिगत समीकरण समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर यादव फैक्टर जो है, यादव यहाँ पॉपुलेशन में भले ही कम होंगे, लेकिन ये बात ऑब्जर्वेबल है कि पॉलिटिकली या नॉन पॉलिटिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो पदों पर बैठे वो यादव ही हैं। बिल्कुल, हमेशा ये देखा गया है कि उज्जैन में यादवों के प्रति एक अच्छा खासा एक स्ट्रांग होल्ड उन्होंने क्रिएट करके रखा जी। अच्छा, उज्जैन दक्षिण में सबसे बड़ी, अभी तो खैर अगर हम उज्जैन को एज अ जनरल पूरी तरह से अगर हम ध्यान दें कि उनका किस प्रकार का एक स्टैंडिंग रहा है, तो सबसे पहले तो आती है महाकाल लोक में होने वाले घोटाले की बात। बिल्कुल, ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने पूरी तरह से, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी भी आए थे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो ये हुआ, इसको नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था और यहीं से एक चक्र शुरू हुआ। जब क्या कहते हैं, कमलनाथ जी ने भी ये कहना शुरू कर दिया, बोले शिवराज सिंह चौहान तो नारियल लेके जेब में घूमते हैं। बिल्कुल, जहां पर खड़े हुआ वहां उद्घाटन किया और इसको बात को किसी को देने की जरूरत नहीं। हालांकि ऑन दी अदर हैंड ये एक पॉलिटिकल फाइट है जी। वहां के आम जन के लिए क्या स्टैंडिंग है? सब जानते हैं कि उज्जैन जो है वो हमेशा से एक तीर्थ स्थल रहा है, चाहे आप सिमस्त ले लें, चाहे और कुछ ले लें। उज्जैन के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस क्रिएटेड टूरिज्म के थ्रू है, बहुत है। और उसको कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मैनेजमेंट में जी। यहाँ पर ये चीज बहुत केंद्रित रूप में देखी गई है कि उज्जैन की आम जनता जो है वो आगे बढ़ने वाले में एक अर्बन सिटी के रूप में वो जब ग्रो कर रही है, तो उसका डेवलपमेंट उतना स्ट्रेटेजिकली नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था जी। वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन वहां पर एक नोशन लोगों का ये भी जा रहा है कि वहां के लोकल लोगों को, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। एक सर्टेन बैक्ड पॉपुलेशन वहां पर इन्वेस्टमेंट बाहर के थ्रू लेके आ रही है और ये एक मेजर रीजन है कि कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह सरकार को घेरा था। बोले इन्वेस्टमेंट को डिमांड किया जाता है, ऑर्डर नहीं किया जाता जी। और यही मालवा के अदर क्षेत्र में, क्योंकि मालवा हमेशा इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक रहा है। आप चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ले लें, इन्वेस्टमेंट मीट्स ले लें, इन्वेस्टमेंट समिट ले लें, इंदौर में या उज्जैन में, ये हमेशा एरिया ऑफ फोकस रहे हैं। और रिसेंटली चुनाव के कुछ पहले से भी हम लोगों को बीच बीच में खबरें मिलती रहती कि जैसे अनिल अंबानी ने जो अपने कमिटमेंट्स है उससे बैकडॉ ले लिया है। टाटाज आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ सर्टेन प्लांट और आईटी पार्क इन इंदौर, उससे उन्होंने पुल बैक कर लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ के लोकल लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता डिमांड यही है कि अगर हमें यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए तो हम यहाँ पे आपका ख्याल रख सकते हैं। जहां तक बात आई दूसरे अदर नोशन की, तो यहाँ पर देखिए रिलीजियस किस तरह से फॉलो करता है। उज्जैन में एक तरीके से अगर हम कहा जाए तो उसको मैं मिनी भोपाल के रूप में, अगर उसे हम डेमोग्राफ्स और रिलीजन के साथ, तो उसे मिनी भोपाल के रूप में देखता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्ले कार्ड वहां पर एक सेक्टोरल पॉपुलेशन अगर दूसरे समुदाय के लोगों की है तो उतनी इक्वली हिंदुओं की भी है। बिल्कुल। लेकिन गुड थिंग इज कि अभी तक ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं, वहां पे एक अच्छी तहजीब के साथ लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं जी। तो वहां पर मेजर इशू दूसरा क्या पकड़ के आता है, उज्जैन के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण और वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए काफी अब ग्रो करते जा रहे हैं। उज्जैन एक अच्छा खासा हब बन गया है राजस्थान और बेसिक अदर स्टेट की कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि अगर जैसे जैसे उज्जैन का उत्थान होगा आसपास के एरिया भी ग्रो करेंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर एरिया ऑफ ग्रो में क्या सबसे बड़े इशू आते हैं? लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि जब भी कोई, हम जैसे आगे भी जब हम नीमच की, मंदसौर का डिस्कशन करेंगे, वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू यही आता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर से लगी होती हैं वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ तक के एमपी, ये बहुत निराशाजनक बात है कि एमपी में आज भी ये होता है कि छोटी छोटी बालिकाएं गायब हो जाती हैं और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू क्या कहते हैं इधर से उधर किया जाता है। वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और वेरी सैड ऑल्सो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ का एक आम जन भी खुश है।
क्योंकि गांव में पैठ बनाने के लिए सबसे बड़ा इश्यू सिक्योरिटी का आता है, और सिक्योरिटी अकेली महिलाओं से रिलेटेड नहीं है। आमतौर पर ऐसे बहुल क्षेत्रों में, ग्रामीण बहुल क्षेत्रों में आपसी समुदायों के बीच में जमीनी विवाद, जमीन से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, वो एक बड़ा इशू बन के निकलता है। और इस पर्टिकुलर सीट, क्योंकि हम उज्जैन की अब खच्चर से बात कर रहे हैं, तो अब इस पे मैं वापस अपना फोकस लाता हूँ। सी, यहाँ पर जो दोनों कैंडिडेट खड़े हैं, मोहन यादव बीजेपी की तरफ से और चेतन यादव कांग्रेस की तरफ से, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मोहन यादव का पर्सनल एक वोट बैंक है जिसको वो हमेशा मेंटेन किया। बिल्कुल। और कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी आई हो, अभी बीच में कंट्रोवर्सी आई थी कि उज्जैन स्मार्ट सिटी का जो प्लान है उसमें सेहत के लिए जो एक रिजर्व्ड जमीनें थी, उन्होंने अपने परिवार के और पर्सनल बेनिफिट के लिए उसे स्मार्ट सिटी के प्लान में एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल एरिया में डिक्लेयर करवा दिया, जो एक कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा था, और उसको उछालने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसे एड्रेस नहीं किया। बिल्कुल। और यहीं पर ही कांग्रेस पीछे छूट रही है। बिल्कुल। एक पोर्शन में जब कह रहे हैं कमलनाथ जी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो उसकी बात भी होनी चाहिए। अगर आप कह सकते हो कि यहाँ पे घोटाला हुआ है, तो उस घोटाले की लगातार बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक ही कॉमन सेंसस एक नोशन जो है वो नहीं होने के कारण यहाँ पे कांग्रेस नुकसान उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि उज्जैन दक्षिण सीट पर मोहन यादव जी का जो आपने बताया है कि लगता है कि वो सीट पर यहाँ उनके अपने खुद के मतदाता हैं। बिल्कुल राधा वल्लभ जी, आपका बिल्कुल चाहूंगी मैं एक बात बताऊंगा जी। अभी अगर मोहन यादव यहाँ आ जाएं जी, शायद मैं नहीं पहचान पाऊंगा उनको जी, लेकिन मैंने उनको देखा है। मुझे भी एक काम पड़ा था जी, इसलिए याद आ गई। मेरी पोती का एक स्कूल में एडमिशन होना था जी, तो क्या किया जाए, तो मैंने इधर उधर बात करी मित्रों से। अब मैंने कहा मोहन यादव अपने को तो पहचानते नहीं, काम कैसे होगा। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि आम जनता से वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, पहचान का हो या ना हो। और मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं पत्रकार हूँ क्या, लेकिन जब मेरा वो संदेश उनके यहाँ पहुंचा तो उनके यहाँ से बाकायदा चिट्ठी जारी हुई, डीओ को जारी हुई है, उस स्कूल को जारी हुई है, और मेरी पोती को एडमिशन मिला जी। तो मैंने कहा ना, वो अगर आ भी जाए तो ऐसे एक नहीं कई उदाहरण आपको उनके मोहन यादव के मिलेंगे कि वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उसका लाभ उनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा इस चीज को। बिल्कुल। एक इसमें धर्मेश्वर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा किसी चेतन यादव जो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, ये मतलब उज्जैन की ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल फोरम में, हर पॉलिटिकल स्टैंडिंग पद पे ये हमेशा रहे हैं। एक एक्टिव नेता, एक एक्टिव कार्यकर्ता है। मैं तो सबसे पहले उनको ऐसे एड्रेस करूंगा। यहाँ पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की एक बड़ी जबरदस्त एक एनालिसिस आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आए थे, तब सबसे पहला फोकस एक चीज पे किया गया था, वो था फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवा वोटर्स। बिल्कुल। लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि युवाओं को अगर हम मोटिवेट करेंगे टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दे विल बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और जो ये इंटरेस्ट क्रिएट करेगा वो उसकी तरफ जाएगा। ये एक बीजेपी की स्टैंडिंग थी जो कार्यकर्ताओं की रही। आज भी अगर आप भोपाल में या क्षेत्र बदल क्षेत्र अगर कहीं जाके देखेंगे तो आरएसएस हो चाहे बीजेपी के ओन संगठन के लोग हों, उन्होंने ये हमेशा कोशिश करी है कि हम युवाओं को अपने साथ कैसे कैसे भी जोड़ें। और उनके लिए एक सबसे बड़ी स्टैंडिंग ये रहती है कि ये एक बेल वेदर जैसा एक मैं कहना चाहूंगा कि एक नोशन है कि जिस तरफ ज्यादातर ब्रांडिंग चल रही है, और ऑफ कोर्स कोई भी अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की सोचता है तो उसके बेनिफिट्स निकालने के लिए सोचता है, और एक ट्रेंडिंग चीज है। इसको अगर एक युवाओं के उसमें बोला जाए कि एक ट्रेंडिंग चीज है कि आपका बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना होगा, नॉर्मली आपको एक कार्यक्रम में बुलाएंगे। भाई मैंने एक चीज देखी है कि जैसे जेपी नड्डा जी का भी या नरेंद्र मोदी जी का भी एक कोई कार्यक्रम होता है तो लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक सम्माननीय पार्टी एक सम्मानित के रूप में बुला रही है, एक कॉर्पोरेट अप्रोच लेके आपको पूरा बुला रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कांग्रेस को ये रियलाइज करने में बहुत लेट हुआ, और जब ये रियलाइजेशन थोड़ा लेट हुआ तो उन्होंने जब ये चीज को करने की कोशिश करी तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि अरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेता हमारे जो हैं इनके पास कोई वर्कर्स हैं क्या हमारे पास उतना अच्छा संगठन का ढांचा है जो हमारा काम करेगा? तो उन्होंने रियलाइज किया नहीं कि ऐसा कोई हमारे यहाँ पार्टी वर्कर्स अगर है तो सिर्फ पार्टी वर्कर्स ही हैं, इंडिविजुअली अलग से कोई हमारे लिए ऐसा संगठन का एक प्रॉपर प्रारूप नहीं बन पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस ने एक आप नोशन फॉलो करता हुआ देखा होगा कि टिकट कार्यकर्ताओं को बांटने में बिल्कुल चूक नहीं करी। बिल्कुल।
ये एक अट्रैक्शन पॉइंट उन्होंने देखा है, ये पद की लालसा कि अगर आप एक कांग्रेस के लंबे समय से निभाने वाले कार्यकर्ता रहे हैं तो अब आपके लिए मौका है। बिल्कुल। एक लंबे समय से जो लोग कह रहे थे कि अरे हमें जगह नहीं मिल रही, हमें समय नहीं मिल रहा, 2013 हो चाहे 2018 हो, कई प्रोमिनेंट सीटों पे हार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनको मौका नहीं मिला जो उनके इन सीटों के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने अब जाके उस चीज को बेनिफिट आउट करना शुरू करा और कार्यकर्ताओं के लिए, और अगर कार्यकर्ता जीत गए तो ये एक नया उदाहरण सेट होगा। और हम देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस ये चुनाव जीतती है तो एक संगठनात्मक चेंज पूरे एमपी में एक अलग दिशा में आ जाएगा, जो 2024 की एक नई धारा सेट करेगा। बिल्कुल एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ ये भी है कि ये जो बदलाव लाया है ये समय से पहले आ जाता तो इसका फायदा कुछ ज्यादा मिल सकता था। समय निकलने के बाद अगर ये बदलाव आया, इसका इफेक्ट कितना देखने को मिलेगा जनता बताएगी। आगे मैं यहाँ एक बात बोलूंगा। बिल्कुल। अशोक भाभा हुआ करते थे जी, और कांग्रेस के बड़े वर्कर थे। उनने पूरे जीवन भर तक सिर्फ दरी बिछाने का काम किया जी, और बहुत निष्ठा भाव से, रमेश जी अच्छे से जानते होंगे जी। लेकिन अंत समय में जाके उनको शायद किसी कॉरपोरेशन में या किसी उसमें उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनाया था। बिल्कुल। तो कांग्रेस में ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी कभी अपनी सेकंड लाइन खड़ी नहीं होने दी। हम यही ले लें, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने सेकंड लाइन किसी को खड़ी की। कहीं अगर जाना है, जनता से मिलना है तो शिवराज जी का दरबार लगता है, शिवराज जी के पास आते। अब उसके पीछे भी कारण है जी कि मंत्रालय में जो अधिकारी बैठे हैं तो शिवराज जी की बात को मानते हैं जी। दूसरे अधिकारी अगर कोई काम भेजते हैं तो टालम टूल होती है। मैं एक उदाहरण छोटा सा दूंगा, बिल्कुल, इस सरकार का भी, मुझे उसमें कोई हिचक नहीं है जी। अगर आप कोई एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दीजिएगा, वहां से उसकी जांच के लिए वो आता है यहाँ मंत्रालय में, और उस कागज का क्या होता है, वो जैसे डस्टबिन होती है ना, तो डस्टबिन की जगह आजकल वो कतरन वाला चल गया। वो कागज मतलब प्रधानमंत्री के कार्यालय का कागज वो कतरन में चला जाता, अब तक उसकी कोई सूचना नहीं आती है। तो प्रशासनिक स्तर पर पकड़ शिवराज जी की ढीली है जी। इसको मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ। और धर्मेश्वर जी, जहाँ तक हम संगठन की जब एक बात करते हैं ना, तो एक बहुत जबरदस्त आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे आज मैं अगर एक पब्लिक फोरम से स्टेटमेंट दूं, जैसे एक कोई या एक पर्टिकुलर व्यक्ति मध्य प्रदेश का कहे कि मैं भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं हूं, उन्होंने जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक बना रखी है, आप देखेंगे कि जैसे ये एक बात फ्लोट हुई तो सबसे पहले इसको डिफेंड करने के लिए कौन आते हैं? भाजपा के खुद के आम नेता लोग। उस नेता के बाद आते हैं कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के बाद आते हैं प्रचारक, और प्रचारक के बाद आता है पर्टिकुलर हाउस होल्ड फैमिली में महिलाएं। तो आप ध्यान दीजिए कि बीजेपी के लिए हमेशा ये एक बहुत एनालिसिस की चीज है कि बीजेपी के लिए नेगेटिव नैरेटिव तब बनता है जब ये लाइन ऑफ डिफेंस कम हो जाए। बिल्कुल, ये लाइन ऑफ डिफेंस कांग्रेस के साथ क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस के साथ ये ग्रो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से करती है। यानी लाइन, अगर एक पर्टिकुलर नेता कांग्रेस का ये कहे कि या कांग्रेस बीजेपी का अगर ये नेता कहे कि कांग्रेस में खराबी है, कांग्रेस ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, तो उसका सबसे पहला और आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस सिर्फ दो ही है, कार्यकर्ता और नेता। आप ध्यान देंगे कि हाउस होल्ड्स में एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति में बीजेपी को डिफेंड करने के लिए रेडी है लेकिन कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? और अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हम ये देखे जाएं कि कहां से ये नोशन आ रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट आ रहा है, तो वो घर से ही स्टार्ट होता है। एक व्यक्ति स्वयं से अपने से फील करता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर योजना में, जैसे महिलाओं के लिए है, 15% महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनको उज्ज्वला का फायदा नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं को मिला, 15% को ही मिला। उसके बाद लाडली लक्ष्मी बहना योजना भी जो है, इसका एक सर्टेन लोगों को ही फायदा मिला। तो जिनको फायदा नहीं मिला वो इनकम्पिटेंसी ऑफ बीजेपी की वजह से एक अगेंस्ट नैरेटिव बना रही है, ना कि एक कांग्रेस के नेता के कहे पर बना रही है। तो बीजेपी के लिए जो उनका नरेशन है, अगर उनके अगेंस्ट बनता है तो वो घर में एक व्यक्ति खुद अग्रो करता है, लेकिन कांग्रेस के लिए अगर कोई एक नैरेटिव गलत बनता है तो वो डायरेक्टली बीजेपी के नेता क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी लाइन ऑफ डिफेंस है उसको रोकने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस की कमियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। बस मुद्दा वही है कि वो किस समय उठाती है और किस प्रकार से उठाती है, देखना दिलचस्प होगा आगे।